मॉस्कीटो नेट्स जो मुख्तलिफ विक्टिम्स को फराम किए गए वो 22,49,675। राशन बैग जो मुख्तलिफ फैमिलीज को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर चुकी है सिंध गवर्नमेंट, वो 6,88,712 खानदानों को राशन बैग प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये मैं वाज़ेह कर दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त मिलियंस ऑफ लोग, मिलियंस की तादाद में जो लोग इस वक्त बेघर हैं, उनको रोज़ाना गवर्नमेंट 2 वक्त का खाना और कहीं कहीं पे जो हो रहा तो वहाँ पे 3 वक्त का खाना जो है गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। इंतज़ामिया सिंध गवर्नमेंट मिलकर मिलियंस ऑफ लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा 6,88,712 ख़ानदानों को राशन बैग्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के, और राशन बैग का जो है वो सप्लाई का सिलसिला है वो जारी है और उसमें अब स्पीड और तेज़ी काफ़ी आ चुकी है। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके लिए भी जैरी कैंस भी किए हैं, कहीं पे छोटे आरओज भी गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं। 7,37,572 लीटर्स पानी जो इस वक्त तक ड्रिंकिंग वाटर जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा चुका है। 7,37,572 लीटर्स पानी। स्लीपिंग मैट्स जो है वो 23,740 अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जानवरों के लिए भी जो मॉस्कीटो नेट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जो कि 15,430 मॉस्कीटो नेट्स हैं जो को अभी तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं इस वक्त। इसके बाद डेंगू की सूरत हाल भी आपको पता है कि डेंगू की सूरत हाल भी पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है वो ख़राब है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, पिंडी में, कराची में, और कराची के अलावा जो देही इलाके हैं सिंध में वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद हुकूमत सिंध ने टोटल 44 डेंगू वार्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं थ्रू आउट सिंध में, और वो डेंगू वार्ड्स में लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जो इस तरह की बीमारी हो रही है उसको देखा जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है उसने भी, और जो हमारी मुकामी इंतज़ामिया है पूरे सिंध की, उन्होंने मिलकर डेंगू के स्प्रेस, मलेरिया के स्प्रेस जो है वो सिंध भर में किए जा रहे हैं, और इन चीज़ों का मकसद ये है कि लोगों को बचाया जा सके। इस वक्त गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है डी वाटरिंग पे, क्योंकि जैसे ये डी वाटरिंग होगी, जैसे पानी निकलता जाएगा, ज़मीन खुश्क होती जाएगी, तो ये मच्छर और ये बीमारियां भी उससे कम होती जाएंगी, लोगों का एक्सेस भी बढ़ जाएगा। तो इस वक्त फोकस यही है कि हर ज़िले में जिस हद तक भी पॉसिबल हो वो डी वाटरिंग के प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, ताकि लोगों के लिए चीज़ें वो सहूलत ज़्यादा बेहतर हो सके। जैसा आपने कहा कि जी हुकूमत सिंध का तैया है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सख्त हिदायतें हैं, साबिक सदर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की सख्त हिदायतें हैं कि जब तक तमाम मुतासरीन मुकम्मल तौर पर अपने घरों पर वापस ना जाएं, तब तक रिलीफ का काम हुकूमत जारी रखेगी। रिलीफ का काम, राशन सप्लाई का काम, कुक्ड फूड जो बना बनाया खाना है वो बिल्कुल जारी रहेगा जब तक सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंपों में और अपने घरों तक वापस नहीं जाते। और जैसे ही, जैसे हमने पहले भी कहा, पहले होता है स्टेप रेस्क्यू का, फिर होता है रिलीफ का, और रिलीफ के बाद होता है फिर रिहेबिलिटेशन का। गवर्नमेंट का मुकम्मल फोकस यह है कि तमाम इन लोगों को जिनके घर गिरे हैं, चाहे वो पार्शली डैमेज हुए हों या मुकम्मल तौर पर डैमेज हुए हों, उन तमाम मुतासरीन के घर हुकूमत बना के देगी। उन तमाम मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर रिलीफ हुकूमत फराहम करेगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत है जो इतने डिटेल में जाके ये सारी चीज़ें कर रही है। और जहाँ तक कमिटमेंट्स की बात है कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है, तो इस हुकूमत ने 2010 और 2011 में अपने आप को प्रूव किया हुआ है। एक टाइम पर पूरा लेफ्ट बैंक आपका डूब गया था, एक टाइम पे पूरा राइट बैंक आपका डूब गया था, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त भी जो कमिटमेंट की थी उसको पूरा किया।
लोगों की तबाहकारियाँ बहुत बड़ी हुई थी, उसके बाद भी उनको फिर वापस सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह उनको सेटल किया और उनको मामूलात ज़िंदगी उनकी जो है वो बहाल की। तो इस वक्त भी हुकूमत की यही जिम्मेदारी है, यही कमिटमेंट है, पीपल्स पार्टी की क़यादत की ये कमिटमेंट है, सिंध हुकूमत की ये कमिटमेंट है, सिंध की पूरी इंतज़ामिया, सिंध के वज़ीर आला आज भी जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों के दौरे पे हैं। वो नौशहरा सरोज आज गए, फिर घोटकी गए, अभी सखर भी जाएंगे। तो पहले भी अभी उन्होंने बीच में ठट्टा गए, सुजावल गए, बदीन गए, मीरपुर खास गए, उमरकोट गए, टंडोलायर गए, हैदराबाद गए। तमाम इजलाओं के उन्होंने ख़ुद जो है अभी 3rd 4th टाइम उन्होंने दौरे किए हैं। इस वक्त भी जिस वक्त हम लोग बात करें तो वज़ीर आला सिंध जो है वो मुख्तलिफ़ इजला के दौरे कर रहे हैं और एक एक जगह पे खुद जाके देख रहे हैं, एक एक जहाँ पे कोई कमी कोताही है उसको फिर उसको खुद एड्रेस करें उन इशूज़ को। तो पूरी इंतज़ामिया की इस वक्त जो है पूरी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया का सिर्फ वाहिद फोकस यह है कि सैलाब मुतासिरीन की मदद की जाए और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है उसमें उनको रिलीफ और फिर जो है वो रिहेबिलिटेशन तक जाया जाए। लेकिन चक्की वाले कहते हैं कि हमें कोटा इंतहाई कम मिलता है और हम इस कीमत पर आटा फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जो आपकी मिल्क एसोसिएशन है वो आटा जो सड़क पे बेचेगी जिस कीमत से आपने कहा है वो खाने के लायक नहीं होता। ऐसे में सिंध हुकूमत के पास क्या है कि सिंध के टैक्स के पैसों से जो गंदम खरीदी जाती है और जो गंदम जिन फ्लोर मिल्क को जिन मालकान को दी जाती है हज़ारों की तादाद में, उनसे कैसे साफ सुथरा अच्छा आटा आवाम तक पहुँचेगा? देखिए जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा वजाहत कर लूँ। हुकूमत सिंध ने गंदम की जो 4000 रुपये प्राइस फिक्स की है उसके मकासद थे, पहले तो बता दूं मैं। वो मकासद ये थे कि गंदम वैसे भी जो भी काश्तकार है उसके लिए कोई बड़ा बम्पर क्रॉप नहीं होता जिससे उसका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता हो। गंदम लोग इसलिए उगाते हैं या तो अपने खाने के लिए या फिर थोड़ी बहुत फिर सरकार को दे दी, मतलब वो इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल क्रॉप नहीं होता। और इन हालात में जब पूरी मुकम्मल तौर पे आपकी ज़राअत तबाह हो चुकी हो सिंध की, तो आपने किसी न किसी तरीके से उन लोगों को इनकरेज करना है, उन काश्तकारों को कि जी बराए मेहरबानी आप गंदम लगाएं। हुकूमत ने प्राइस जो 4000 कर दी है। जो आपका दूसरा सवाल था, अब वो बताऊँ, 4000 की है वो आपकी नेक्स्ट क्रॉप के लिए। इस वक्त जिन लोगों ने गंदम सरकार की खरीदनी है या खरीदी है 1 अक्टूबर से, तो उन्होंने खरीदनी भी है, तो वो उन्होंने पुराने रेटों पर खरीदनी है। जो 2200 रुपये सपोर्ट प्राइस थी उस पर खरीदनी है, उन्होंने वो 4000 रुपये में नहीं खरीदनी है। तो जो पुराना रेट है उसी पर उन्होंने खरीदनी है, तो उनको उसी पैसों में देना चाहिए। जो बाहर से जो गंदम हम लेके आते हैं उसमें हमेशा प्रॉब्लम आते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है और उसको फिर मिक्स करके चलाया जाता है ताकि वो गंदम और ये गंदम जो है वो मिक्स हो जाए और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो पड़ रही है आपको 9000 रुपये में। तो अगर बाहर की गंदम आप 9000 रुपये में खरीदें, इससे बेहतर नहीं कि अपने मुल्क की गंदम आप 4000 रुपये में खरीदें और लोगों को इंकरेज करें। मिसाल के तौर पर काफी लोगों ने एतराज किया जी हुकूमत ने 4000 रुपये गंदम क्यों रेट किया है। हम नहीं करते। अगर जिन लोगों को एतराज, हम नोटिफिकेशन वापस कर लेते हैं। अगर हमने नोटिफिकेशन वापस किया तो काश्तकार गंदम उगाएगा नहीं। अगर काश्तकार गंदम उगाएगा नहीं तो आपकी हुकूमत टोटल डिपेंड करेगी इंटरनेशनल जो इंपोर्ट होगी गंदम की उस पर। और अगर इंटरनेशनल गंदम पे आपने इंपोर्ट किया तो ना ही उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर होगी और उसका रेट जो है वो फिर उससे ज्यादा डबल हो जाएगा। तो हमेशा वाइज गवर्नमेंट्स जो है वो वाइज डिसीजंस करती हैं। जो हुकूमतें दूर का सोचती हैं वो ये चीजों को सबको देखती हैं कि जी आपने फ्यूचर को किस तरह देखना है, आपने अपने काश्तकारों को इनकरेज करना है कि वो लगाएं। क्योंकि आप गन पॉइंट पे किसी काश्तकार को ये नहीं कह सकते तुम ये फसल लगाओ। ये गवर्नमेंट के पास पूरी दुनिया में इस तरह कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप गन पॉइंट पे काश्तकारों को या जबरदस्ती हुकूमत इंपोज करेगी नहीं आप कॉटन नहीं लगाओ, आप गंदम लगाओ, आप शुगर कैन नहीं लगाओ, आप गंदम लगाओ। तो अगर आप इनकरेज करें तो उनको वो सपोर्ट देंगे, क्योंकि अदरवाइज खुदा ना खास्ता अगर ये सारी शॉर्टेज हो गई और खुदा ना खास्ता कल को आपके इंटरनेशनल हालात भी कोई ऊपर नीचे हो गए तो पर आपका फूड क्राइसिस तो हम नहीं पैदा करना चाहते इस मुल्क में। एजुकेशन खाते हिकिड़ो हुकुमनामो जारी कयो आहे ऐं बिना की शायदि सीएम साहब ई हुनजो हुकुम त हिन वक़्तु सॼा जेके बोर्ड मुतासिरिन 70 लख खां वधीक माण्हू बेघर थी विया ऐं स्कूलनि में तो स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज। उहे हाणे काॾे वेंदा ऐं उन्हनि जे लाइ तव्हां का प्लानिंग कई आहे? बिल्कुल जी, इस बात पे हुई है क्योंकि काफी स्कूल जो है इस वक्त वो बने हुए हैं रिलीफ कैंप्स उसमें अंदर। तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब को लास्ट कैबिनेट में भी ये कहा गया है कि वो अपनी पॉलिसी मुरतब दें
और इस तरह की पॉलिसी दें कि जो लोग, जिन लोगों के स्कूल्स बंद हैं, तो ये ना हो कि जी एनुअल एग्जाम्स में उन बच्चों के साथ कोई ज्यादती हो जाए। और कुछ बच्चे हैं जो स्कूल्स में रेगुलर जा रहे हैं, कल को बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में अगर उन लोगों को एक के साथ ज्यादती हो, दूसरों के लिए वो हो, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसकी पॉलिसी बनाएगा। जी आमिर साहब, 11 अरब रुपए का दावा किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि उन्होंने टेलीफोन के जरिए इकट्ठे किए हैं बरसात मुतासरीन की, तो वो पैसे कोई आपकी सिंध हुकूमत से भी उन्होंने कोई रब्ता किया है? वो किस तरह तकसीम करेंगे? क्या मैकेनिज्म होगा? क्योंकि लोग परेशान हैं, इस वक्त उनको सख्त जरूरत है मदद की। देखिए जी, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत रिलेटेड है इस मुल्क की प्रेजेंट सिचुएशन से। इमरान खान के पास जो पाकिस्तान का नक्शा मौजूद है, उसमें सिंध और बलूचिस्तान है ही नहीं। इमरान खान जिस पाकिस्तान पे सब काम करने की कोशिश कर रहा है, जहां जहां उसकी हुकूमत है वो समझता है सिर्फ वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां पीटीआई की हुकूमत नहीं है वो समझते वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक तो झूठे टेलीथॉन, झूठी सारी कैंपेनें सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए की गई। जितने दावे किए गए इमरान खान ने कि हमें इतना पैसा मिला, वो पैसे नहीं मिले। और जो भी पैसा आ रहा है, या तो बोलता है जी मैं चीफ मिनिस्टर केपीके के अकाउंट में डालूंगा या चीफ मिनिस्टर पंजाब के अकाउंट में डालूंगा। क्यों सिंध के लोग इंसान नहीं है? इमरान खान की इससे पहले जितनी सियासत रही है वो उसकी एंटी सिंध के लोगों की रही है। जितना अरसा इमरान खान इक्तदार में रहा, 3.5 साल में एक सड़क इमरान खान ने कोई फेडरल पीएसडीपी में नहीं आई जिसको वो क्लेम कर सके जी हाँ ये सड़क इमरान खान ने बनाई हो। 3.5 साल इमरान खान इक्तदार में रहा, एक रात सिंध में नहीं रहा। आज जो है वही इमरान खान, जब हमारी सैलाब मुतासरीन की इमदाद जो कि सिंध हुकूमत ने खरीद की, सिंध हुकूमत ने कराची में एक वेंडर को ऑर्डर दिया, जिस तरह हम राशन बैग्स के ऑर्डर दे रहे हैं, उस वेंडर के एक उसकी फैक्ट्री कराची में है, उसकी एक फैक्ट्री लाहौर में है, पंजाब में कहीं पे उसकी। तो वहां से जब उसको ऑर्डर दिया गया तो जो पंजाब से सामान आ रहा था उसको बॉर्डर पे सील किया गया। उस सील करने के बाद एफआईआर काटी गई और वो सामान जब्त किया गया। मैं कहता हूं डूब मरने का मुकाम है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये ऐसा काम भारत और इसराइल ना करे जो इमरान खान इस वक्त सिंध के लोगों के साथ कर रहा है। और इमरान खान का टोटल इस वक्त सियासत जो है वो मुनाफिकत की तरफ जा रही है। उसकी मुकम्मल सियासत जो है वो मुल्क में इंतशार के लिए जा रही है। ये शख्स ना इस कौम के साथ मुखलिस है, ना इस अवाम के साथ मुखलिस है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच में, उस कुर्सी की हवस में इस वक्त पागल हो चुका है। जिस तरह के इस वक्त वो हरकतें कर रहा है, जिस तरह की वो बातें कर रहा है, जिस तरह के वो कल फिर जो उनके ट्रेंड चलना शुरू होगा सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बिना पर खेल रहा है। इसके पास रियल पब्लिक की कोई ताकत नहीं है। एक तरफ लोग डूब रहे हैं पानी में, एक तरफ लोग जो है वो बीमारियों में मुब्तला है, और वो शख्स कंटेनर में बैठ के गाने चला रहा है और नाच गाने लगा के बैठा है। उसके जलसों में जो है वो नाच गाने चल रहे हैं। क्या ये मुल्क इस तरह होता है? कौमें इस तरह होती हैं? ये कोई कौम इस तरह नहीं होती जो इस वक्त जिस तरह की पॉलिटिक्स इमरान खान कर रहा है। पहले इसने क्या किया, एक झूठी तस्वीर को उसने सोशल मीडिया पर इन्होंने टैग किया, यूनाइटेड नेशंस को टैग किया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान में इन सैलाब मुतासिरीन को इमदाद ना दी जाए। मैं कहता हूं ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर इसमें नोटिस ले। मैं उनसे अपील करता हूं कि एक शख्स आपके मुल्क के उस मजलूम अवाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है, उन मजलूम मुतासिरीन के खिलाफ साजिश कर रहा है। आप कौन से कानून के तहत, कौन से आइन के तहत उसको आप बाहर रख सकते हो? ऐसे शख्स को फौरी तौर पर सलाखों के पीछे होना चाहिए जो ऐसे मौके पर इस तरह की साजिशें कर रहा है। और तमाम इदारों का यह फर्ज है कि जो रेड लाइंस इमरान खान इस वक्त क्रॉस कर रहा है, उस रेड लाइन पर नोटिस लें। क्या पाकिस्तान में इतनी रेड लाइन आज तक किसी और जमात ने क्रॉस की है? क्या पाकिस्तान में इस मुल्क में एक कानून चलेगा या 2 कानून चलेंगे कि इमरान खान आज दिन तक उसको लाडला तस्वीर किया जाता है? और मैं कहता हूं इमरान खान एक, हम समझते सब, आप भी समझते हैं कि वो फारिग आदमी है, बेवकूफ आदमी, आप कहते रहते हो कि ये बेवकूफ आदमी है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं, वो बहुत समझदार आदमी इस हिसाब से है कि उसने जो अभी तक प्लानिंग की उसमें वो कामयाब जा रहा है। कैसे? उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उसने मुल्क की अदालतों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उसने मुल्क के हर इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गया। वो कोई अदालत उसको सजा देती नहीं है। कोई उसके लोगों के गुनाह या लोगों के ऊपर जो केसेस होते हैं वो प्रूव होने होते हैं कोर्टों में। इमरान खान के खिलाफ तब केस दाखिल होता है जब वो ओपन एंड शट केस होता है, जब सबको पता होता है कि इमरान खान ये क्राइम कर चुका है और ये चीजें मान चुका है, वो रिपोर्टें आ चुकी हैं। उसके बावजूद इमरान खान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता।
इमरान खान अनटचेबल शख्स बना हुआ है। मुल्क का कोई कानून, कोई आइन, कोई अदालत, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई और इदारा इमरान खान के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। तो ये सवाल जरूर जन्म देते हैं पूरे मुल्क और कौम के सर पे कि जी ये आखिर ऐसा क्या शख्स है जिसके सारे गुनाह अया है, जिसके गुनाह छुपे हुए नहीं है, जिसका पूरा किरदार छुपा हुआ नहीं है, जिसकी पूरी हिस्ट्री छुपी हुई नहीं है, जो फॉरेन फंडिंग केसेस में आपको भारत पैसे दे रहा है, फॉरेन फंडिंग केस में आपको इसराइल पैसे दे रहा है, फिर भी वो शख्स सियासत कर रहा है। उसके खिलाफ जो भी डिसीजन या जजमेंट जो इलेक्शन कमीशन में आ रही है सारी रिजर्व हो रही हैं और फिर 2-2, 3-3, 4-4 माह, 5-5 माह में तक चल रही है। पहले ये शख्स ने इसी फॉरेन फंडिंग के खिलाफ, केस के खिलाफ 6 साल 7 साल ये इल्तवा लेता रहा, उसको ड्रैग ऑन करता गया। उसके बाद जजमेंट आ गई। जजमेंट के बाद क्या हुआ? जजमेंट में तो क्लियर लिखा कि ये शख्स चोर है, ये डाकू है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, ये हर उस क्राइम में मुलविस है। जब वो जजमेंट ये चीज कहती है कि ये शख्स हर क्रिमिनल में, हर क्राइम में, हर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, तो उसके बाद इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं उन्होंने क्या किया? किसने इमरान खान को आज तक उंगली तक नहीं लगा सके? क्यों? कि वो शख्स अपनी साजिश में कामयाब हो रहा है। वो पहले इदारों को मुतनाज़ा बनाता है ताकि इदारे प्रेशर में रहकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। और अभी तक उसकी जितनी भी जो कोशिश रही है वो इस तरह की रही है। कल भी 2 दिन पहले जलसा करता है चकवाल में बैठकर, वहां जो उसने बेहुदा जुबान इस्तेमाल की है और अपने आप को कहता है कि कोई तुम्हें फोन करे तो तुम फोन का जवाब, अगर तुम्हें फोन पे एक इंस्ट्रक्शन दे तो वो तुम दूसरी इंस्ट्रक्शन देना। वो इतना डरपोक बुज़दिल शख्स है इमरान खान, इतना बुज़दिल शख्स है, उसमें इतनी आज तक हिम्मत नहीं वो बताया कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है। उनका नाम लेते हुए इसके जो है वो परेशानी होती है, पसीने छूटते इमरान खान के। और दूसरी बात, तुम ये बातें कर रहे हो कि जी तुमने कोई तुम्हें फोन करे तो जवाब ही तुम फोन पे ये कहना। इमरान खान तुम ये खुद चीज का एतराफ कर चुके हो, तुम ये खुद चीज पूरी एडमिट कर चुके हो। जब तुम 3.5 साल इक्तदार में थे तो तुम लोगों को फोन करवा के अपने असेंबली में बिल पास करवाते थे। इमरान खान तुम ये एतराफ कर चुके हो कि 3.5 साल तुमने जो भी तुम्हारे पास इक्तदार था उसमें तुम्हारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, ना तुम कभी सेनेट की कोई सीट जीतने के काबिल थे, ना ही तुम असेंबली में कोई बिल पास कराने के काबिल थे, ना ही तुम किसी मुल्क से लोन लेने के काबिल थे, ना ही तुम इस मुल्क में किसी किस्म की कोई कानून साजी करने के काबिल थे। तुमने जो काम किया वो उन्हीं फोनों के जरिए किया। तो जो शख्स इससे बड़ा मुनाफिक शख्स, इससे बड़ा दोगला शख्स, इससे बड़ा 2 नंबर शख्स पाकिस्तान की सियासत में कभी पैदा नहीं हुआ है। और ये शख्स इस वक्त इस मुल्क के तमाम इदारों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है, इस मुल्क की कौम के लिए सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं, इदारे भी बाद में, कौमें भी बाद में, सबसे बड़ी बात है इंसानियत। जिस शख्स में इंसानियत नहीं है उस शख्स में कुछ नहीं है। क्या ये इंसानियत थी कि सैलाब मुतासरीन, उनकी वीडियो फुटेज सबने देखी है, उन लोगों को, मासूम बच्चों को लोगों ने देखा है, वो तो अपने घर से कभी निकलता नहीं, जलसे के कंटेनर से कभी निकलता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उन मुतासरीन को, उन मासूम बच्चों को गोद में उठाया, उनसे पूछे, उनकी माओं की आंखों से देखे कि उनकी माओं की आंखों में सब क्या चल रहा है, उनके खिलाफ भी साजिश कर रहा है। तो ये शख्स जो इंसान ही नहीं है, ये हैवान नुमा शख्स जो है वो इस मुल्क में मुसलत अनफॉर्चुनेटली 3.5 साल किया गया और अब वो उसको 3.5 साल जो उसको ब्रीदिंग स्पेस मिला है उसमें वो और इस मुल्क में गंद फैला रहा है। वो इन मुतासरीन के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इन मासूम लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहा है। उनकी तुम इमदाद अपने पंजाब बॉर्डर पे, तुम्हारी पंजाब हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है इस शख्स के लिए। अच्छा शजील साहब, जैसे आपने बताया कि अभी कोटड़ी पर जो है वो पानी कम हुआ है, ऊंचे दर्जे का सैलाब खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक मशहूर फिरोज शहर वो डूबा हुआ है, केन शाह डूबा हुआ है। इन शहरों से पानी क्यों नहीं निकल रहा, कब निकलेगा? देखिए जी, मैंने आपको कहा कि कोटड़ी में पानी कम हुआ है तो अब डी वाटरिंग प्रोसेस तमाम जगहों पर हो रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो डी वाटरिंग प्रोसेस को यकीनी बना रहा है और पानी निकलना शुरू हो रहा है। अगर आप डेली किसी भी जगह पे देखेंगे तो जो पानी का लेवल आज से 1 हफ्ता पहले था अब उससे कम है, क्योंकि जो कोटड़ी वाला प्रेशर निकला तो सबने डी वाटरिंग अपनी स्टार्ट कर ली है। डी वाटरिंग हो रही है, इसमें अभी टाइम लगेगा। डी वाटरिंग में 100% डी वाटरिंग में तो महीनों के महीनों लग सकते हैं, क्योंकि आपके मेन जो आपके हैं ड्रेनेज वो तो अब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो जगहें जो आपके बिल्कुल लो लाइन एरियाज हैं उनको पंपिंग के जरिए ही निकाला जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा पंपिंग मशीन्स हर तहसील, हर गाँव तक पहुँचाना और उनको प्रोक्योरमेंट करना, वो भी गवर्नमेंट लगी हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल लोग हैं वो सारे उस चीज़ को देखें। आपने कहा कि जो गंदम आपने पुराने रेट पर दी है तो आगे से भी पुराने रेट पर ही
लोगों को मिलनी चाहिए। तो कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक जो आपने आगे प्लान किया हुआ जो प्राइमरी को मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि नाम जो बिल है वो एक्स और वाई का नाम नहीं लेता, तो आप बता दें वो कौन है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। देखिए वो तो अगर उसको जो बंदा एक्स वाई का नाम नहीं लेता, जब वो नहीं नाम लेता, मुझे क्या पता है कौन है एक्स और वाई? आपको पता है नाम एक्स वाई के? आप तो साफ ही, मैं तो साफ काम नहीं है। आपको पता नहीं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तभी तो मैं बोलता हूँ उस बुज़दिल शख्स को, उस डरपोक शख्स को थोड़ी हिम्मत पैदा कर, नाम ले एक्स वाई है कौन, तो हमें भी तो पता चले वो एक्स वाई कौन है। जो जिन्होंने तुम्हारी नींदें हराम की हुई हैं, जिनकी वजह तुम रात को सो नहीं सकते हो, जिसकी वजह तुम्हें इतनी परेशानी है कि जी अब जो है नया चीफ कौन होना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई ऑपोजिशन लीडर कहता है कि जी कि फलाने को आईजी लगा दो, फलाने को डीजी लगा दो, फलाने को जो आर्मी चीफ लगा दो? ये ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है, क्योंकि असेंबली में ये अपनी रुकनीत छोड़ चुका है। ऑपोजिशन लीडर इस वक्त राजा रियाज साहब है, तो ये किस हैसियत से सिर्फ जलसे करने से, स्टेज पे रोजाना ये कॉन्सर्ट करने से आप अपील करोगे कि जी मैं लगाऊंगा चीफ? इस तरह तो कल को बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत मजहबी जमातें जो इससे डबल ट्रिपल जलसा कर सकती हैं। कल को वो बोले जी मेरे कहने पे किसी को चीफ लगाओ, तो ये शख्स होता कौन है? इसकी हैसियत क्या है? दूसरा, आपने जो आटे की बात की, आटे की बात मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के पास जितना स्टॉक होता है, मैं समझाऊंगा आपको बात, वो जो भी गंदम की सप्लाई होती है उसका 25% स्टॉक गवर्नमेंट के पास होता है, बाकी वो प्राइवेटली प्रोक्योर करते हैं मिल मालकान, जो फ्लावर मिल्स वाले होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये इस बार एश्योरेंस करनी है कि जो भी गंदम जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट से ली हुई है, जो वो मिलों को देंगे, उस गंदम का जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी गरीब आवाम तक पहुंचे। तो इस बार ये फैसला किया गया कि उनको टारगेटेड एरियाज में उन गंदम को सेल किया जाएगा, ताकि जो एक्चुअल गरीब है वो उसका फायदा ले सके। ये ना हो कि जी मिसाल के तौर पर एक साहिब हैसियत शख्स भी उसी पैसों पे गंदम खरीद रहा है और एक मजदूर भी उसी पैसों